बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यवहारिक व्याकरण और इसके तहत आज हमारा जो विषय है वो है वाक्य। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह समाज में रहते हुए ही अपना विकास कर सकता है। इस विकास का आधारभूत ढांचा है उसके मन में उठने वाले विचार जो उसकी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और इन भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है भाषा। और भाषा जो वाक्य के रूप में अपना भाव ग्रहण करती है, यानी आकार ग्रहण कर अपनी पूर्णता को व्यक्त करवा पाती है। यानी हमारे मन में उठने वाले विचार, भावनाएं या उथल पुथल जो किसी भी रूप में हो, उन्हें अगर हम बाहर दूसरों के सामने जब व्यक्त करते हैं तो उसका जो माध्यम है वो भाषा है। और भाषा का व्यवस्थित रूप जब हम व्याकरण के तहत सीखते हैं तो वह हमारा एक संगठित वाक्य का रूप ले लेता है। इसलिए भाषा की मुख्य इकाई के रूप में वाक्य माना जाता है। वाक्य शब्दों की वह इकाई है जो रचना की दृष्टि से अपने आप में स्वतंत्र हैं। यानी वाक्य जो हम बोलते हैं, हमारे द्वारा जो सेंटेंस बोले जाते हैं, वे अपने आप में पूर्णता लिए हुए स्वतंत्र होते हैं। यानी इसमें हमें कर्ता, कर्म और क्रिया, इन तीनों का व्यवस्थित रूप को ध्यान में रखकर ही हमें वाक्य बोलना पड़ता है। इसलिए ये एक स्वतंत्र इकाई है और प्रत्येक वाक्य अपना एक अर्थ ग्रहण करता है। इसलिए वाक्य किसी विचार, भाव या मंतव्य को पूरा कर पाता है। यानी जब हम व्यवस्थित रूप में अपने भाव और विचारों को वाक्य के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तभी वे अपने पूर्ण भाव को दूसरों के सामने व्यक्त कर पाता है। इसलिए भाषा की जो हमारे सामने परिभाषा हम व्यक्त कर सकते हैं या परिभाषा को हम समझ सकते हैं, वो है वाक्य पदों का व्यवस्थित समूह है जिसमें पूरा अर्थ देने की शक्ति होती है। वापस सुने, वाक्य पदों का व्यवस्थित समूह है जिसमें पूरा अर्थ देने की शक्ति होती है। अब इस डेफिनेशन को हमें समझना होगा। वाक्य यानी हमारे सामने जो लिखा हुआ सेंटेंस है। और पद क्या होते हैं बेटा? जब आप एक सेंटेंस लिखते हो या वाक्य लिखते हो तो उसमें जो प्रत्येक शब्द लिखे जाते हैं, तो वो प्रत्येक शब्द वाक्य में प्रयोग होने के बाद पद के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए वो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द अपने एक व्यवस्थित समूह के रूप में होते हैं और वो व्यवस्थित समूह ही उसका पूरा अर्थ दे सकता है। यानी जैसे राम खाना खाता है, तो राम भी यहाँ पद है, खाना भी यहाँ पद है, खाता भी पद है और है भी पद है। और इन सब का सही जगह पर प्रयोग करना जरूरी है, तभी वह अपने अर्थ को सही रूप में आप जिसको कहना चाहते हैं या जिसके लिए आप जो विचार प्रकट कर रहे हो वो पूरा अर्थ दे सकता है। अगर आपने ये लिख दिया खाना राम खाता है, तो वो वाक्य अपने पूरे अर्थ को दूसरों के सामने नहीं प्रकट कर पाएगा और वो वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। इसलिए वाक्य पदों का व्यवस्थित समूह है, तभी पूरा अर्थ देने की शक्ति रखता है। अब हम जानेंगे वाक्य के भेद। यानी वाक्य की परिभाषा तो हमने जानी, और वो है कि वाक्य पदों का व्यवस्थित समूह है जो पूरा अर्थ देता है। यानी वाक्य में अब इसकी दूसरी परिभाषा भी हम बना सकते हैं जो बहुत छोटी होगी और आसानी से समझ में आने वाली होगी। और वो परिभाषा क्या होगी? वाक्य में आए हुए शब्द पद कहलाते हैं। ठीक है, वाक्य में आए हुए शब्द पद कहलाते हैं और पदों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। डेफिनेशन समझ में आई? यानी वाक्य में आने वाले शब्द तो क्या बन जाते हैं? पद। और जब पद का सार्थक समूह वाक्य के रूप में जाना जाता है। तो छोटी सी डेफिनेशन आप क्या याद कर सकते हो? पदों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं वाक्य के भेद के बारे में कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो आज हम सबसे पहले अर्थ के आधार पर वाक्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि अर्थ के आधार पर हमारे अर्थ के आधार पर
वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थ के बारे में जानें कि अर्थ क्या है और रचना क्या है। तो अर्थ का मतलब होता है कि ऐसे सेंटेंस जो बोलते ही सामने वाले के सामने अपने अर्थ के रूप में ही ग्रहण किए जाते हैं। इसमें हमें एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त सोचने समझने की क्षमता पर विचार नहीं करना होता है। ये बोलते ही तुरंत सामने वाले पर असर करता है और उसकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है। तो यहाँ अर्थ के आधार पर वाक्य के जो उपभेद होते हैं बेटा वो 8 माने जाते हैं। और रचना का मतलब होता है लिखा हुआ वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जो आपके सामने लिखे हुए हैं और उसमें आए हुए क्रियाकर्म के आधार पर सोच समझकर आप उस वाक्य को समझने का प्रयास करते हो। रचना यानी लिखा हुआ रूप जानकर ही आप वाक्य को पहचानने का प्रयास करते हो। और अर्थ के आधार पर वाक्य से मतलब होता है ऐसे वाक्य जो बोलते ही तुरंत सामने वाले के लिए एक अर्थ के रूप में ग्रहण किए जाते हैं और इसमें हमें अतिरिक्त क्षमता की जरूरत नहीं होती है और इन वाक्यों को हम आसानी से जान सकते हैं। तो अर्थ के आधार पर जो हमारे इसके उपभेद हैं वो 8 माने जाते हैं। तो बच्चों अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य के जो उपभेद हैं उनको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। बेटा पहला है इसका विधानवाचक वाक्य यानी कथनात्मक। और विधानवाचक या कथनात्मक वाक्य से मतलब है विधानवाचक वाक्य से मतलब ऐसे वाक्य से हैं जिसमें किसी क्रिया के सामान्य रूप में होने का पता चलता है। यानी सामान्य सेंटेंस, सिंपल वाक्य जो वाक्य में लिखा जाता है वह हमारा विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे इसमें एक सेंटेंस लिखा गया है कि रूपाली करनाल में रहती है। और विधान या कथन यानी कोई ऐसा कथन जो किसी के बारे में भी कहा जाता है और सामान्यतः हर एक वाक्य अपना अलग रूप लेकर चलता है। इसके अंतर्गत जो सरल वाक्य होता है वो विधानवाचक कथनवाचक के अंतर्गत आता है जिसकी क्रिया सामान्य होती है। इसलिए इसका सेंटेंस देखिए, रूपाली करनाल में रहती है। अब निषेधवाचक, तो निषेध का मतलब होता है नकारात्मक। तो ऐसा वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग हो रहा हो, न का प्रयोग हो रहा हो, वह वाक्य अपने आप में नकारात्मक होते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के नकारात्मक यानी न होने का भाव प्रकट हो तो वह निषेध वाक्य कहलाते हैं। जैसे उज्जवल नहीं गाएगा, तो इसमें नहीं का प्रयोग हो रहा है तो नहीं देखकर, यानी इस सेंटेंस में बेटा आप आसानी से इसे पहचान सकते हो। अगर आपने सेंटेंस में नहीं का प्रयोग देखा है तो आप तुरंत इसको लिख सकते हो कि ये हमारा निषेधवाचक वाक्य ही है। नहीं की जगह न भी हो सकता है तो भी ये निषेध के रूप में ही जाएगा। और हम ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसको भी निषेध में बदल सकते हैं। जैसे रूपाली करनाल में रहती है तो उसकी जगह निषेध में आप क्या बोलोगे, रूपाली करनाल में नहीं रहती है। ठीक है, तो ये वाक्य कौन सा बन जाएगा आपका, निषेध वाक्य। तो निषेध वाक्य आसानी से पहचान में आ रहा है। यानी अर्थ के आधार पर जो भी वाक्य आप बनाने वाले हो, जो भी आप समझने वाले हो, ये विशेष अपने लिए कोई ना कोई एक रूप लेकर चलते हैं जिसे देकर आसानी से हम इनको बदल सकते हैं। और अब हम जानेंगे इसका थर्ड रूप यानी विस्मयादिवाचक वाक्य। तो विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य आदि, आश्चर्य करना। तो ऐसे वाक्य जिसके द्वारा हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें हम विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। अरे ईशा आ गई, अचानक जब कोई घटना होती है या किसी के आने का पता चलता है तो आपको विस्मय का ये जो साइन होता है वो साइन लगा दीजिए किसी भी सेंटेंस में और आप उसे विस्मय के रूप में बदल सकते हो। जैसे हमने कहा कि रूपाली करनाल में रहती है, फिर हमने रूपाली वाले सेंटेंस में निषेध में भी बदल दिया था कि रूपाली करनाल में नहीं रहती है। और अगर चाहो तो विस्मय का मतलब तो क्या होता है, आश्चर्य, शोक, घृणा। ऐसे सेंटेंस तो इस तरह के शब्द आप देखते ही आराम से पहचान सकते हो, क्योंकि विस्मय के लिए जो लगने वाला साइन है वो साइन अपने आप में ही इस सेंटेंस की ओर इशारा कर देता है।
और वो जो साइन है बेटा वो ये वाला साइन होता है। इस साइन को आप ध्यान से देखिए। इस तरह का साइन जिस सेंटेंस के पीछे या बीच में लगा हुआ हो वो सेंटेंस अपने आप में क्या कहलाता है? विस्मय आदि। तो क्या इस तरह के वाक्य को आप दोबारा समझने की ज़रूरत पड़ेगी? ये वाक्य देखते ही आपको समझ में आ रहा है, ये अर्थ के साथ में आपको समझ में आ रहे हैं। तो इस तरह के वाक्य जो तुरंत आपको समझ में आते हैं वही अर्थ के आधार पर होते हैं। तो आप कथन यानी सामान्य क्रिया से जुड़ा हुआ वाक्य आराम से आप समझ सकते हो। और जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग होगा तो वह निषेध हो जाएगा। जैसे हम कर ही रहे हैं एक वाक्य रूपाली वाला कि रूपाली करनाल में रहती है, तो ये कथन हो गया। इसमें नहीं लगा दीजिए कि रूपाली करनाल में नहीं रहती है, तो ये निषेध में चला जाएगा। और इसमें रूपाली के पास में विस्मय का साइन लगाइए और फिर इसको बोलिए रूपाली करनाल में रहती है, तो तुरंत आपको इस वाक्य में भी आश्चर्य वाला भाव प्रकट हो जाएगा और ये वाक्य भी किस में चला जाएगा? विस्मय आदि में चला जाएगा। और फिर 4th नंबर पर बेटा हमारे पास जो सेंटेंस है वो है प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य आप तुरंत उसके साइन से पहचान सकते हो, जो ये साइन होता है। और इसमें क्या होता है कि जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न करने का भाव प्रकट होता हो, जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न करने का भाव प्रकट होता हो उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हमारे पास है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? प्रश्नवाचक। तो ये वाक्य आप पहचान नहीं सकते क्या? नहीं, आप तुरंत इसको देखते ही पहचान सकते हो, क्योंकि ये अपने नाम के हिसाब से अपनी पहचान लेकर चल रहा है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक मीन्स ये साइन देखिए। और क से जुड़े हुए जिन्हें ककार बोलते हैं, ककार वाले शब्द जिसमें लगकर ये साइन लगाते हैं वो वाक्य क्या बन जाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। तो आप आगे इसको भी रूपाली करनाल में रहती है, इस वाक्य को भी आप प्रश्नवाचक में बदलिए, क्या रूपाली करनाल में रहती है? तो आप आसानी से इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदल सकते हो। 5th नंबर पर है हमारा संदेहवाचक वाक्य। और संदेह का मतलब ही ऐसा है कि वह वाक्य जिसमें आपको किसी के ऊपर संदेह है कि कार्य होगा या नहीं, कोई आने वाला है या नहीं, और इसकी पहचान सामान्यतः शायद शब्द से होती है। संदेहवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें कार्य होने के प्रति संदेह हो, तो उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या होगा? शायद कल निधि आएगी, तो इसकी पहचान क्या है? शायद शब्द से संदेहवाचक वाक्य बन जाता है। और हम जिस वाक्य को लेके चल रहे हैं कि रूपाली करनाल में रहती है, तो इसको भी आप संदेह में बदल दीजिए, शायद रूपाली करनाल में रहती है। तो आसानी से ये सारे जो अर्थ के आधार पर वाक्य हैं अपने नाम के आधार पर ही अपनी पहचान लेकर तुरंत अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करके पहचान दिखा देते हैं। इसलिए इन वाक्यों को इधर उधर बदलना भी आसान होता है और पहचानना भी आसान होता है। आगे 6 नंबर पर है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। और ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, अनुमति, निवेदन या आदेश आदि का पता चलता है, तो उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञा का मतलब क्या है? किसी को ऑर्डर देना। और ऑर्डर वाले सेंटेंस तो आप आसानी से पहचान लेते हैं, जैसे कि प्रियंका चुपचाप बैठी रहो। ठीक है, सेंटेंस क्या है? प्रियंका चुपचाप बैठी रहो। और हमारा जो सेंटेंस लेके चल रहे हैं कि रूपाली करनाल में रहती है, तो इसको भी आप बदल सकते हो कि रूपाली करनाल में ही रहो, रूपाली करनाल में ही रहो। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को भी वापस इसमें बदल सकते हो। यानी किसी को ऑर्डर दे रहे हो और निवेदन कर रहे हो या आदेश दे रहे हो, तो आप जो सेंटेंस बनाएंगे वो सारे आज्ञावाचक वाक्य हो जाएंगे। उसके बाद 7 नंबर पर है हमारा संकेतवाचक वाक्य। और संकेतवाचक वाक्य इसमें बेटा हमारी 2 क्रियाएं होती है। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। ऐसे वाक्य जिसमें किसी न किसी शर्त के आधार पर क्रिया के करने का पता चलता है।
और उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। और उसमें दो क्रिया होती है, तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। जैसे यदि सुरभि कहेगी तो शेफाली गाएगी, तो इसमें सुरभि कहेगी गी यानी इसमें सामान्यतः दो ग का प्रयोग हो सकता है या दो त का प्रयोग हो सकता है। तो दो त का प्रयोग तो होगा भूतकालीन सेंटेंस के लिए और ग का प्रयोग होगा भविष्य के सेंटेंस के लिए। तो यहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है और ये सेंटेंस हम आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे इसको अगर हम भूत में बदलें, यदि सुरभि कहती तो शेफाली गा लेती, तो कहती ती का प्रयोग हो जाता तो शेफाली गा लेती। तो ये हमारा भूतकालीन सेंटेंस संकेत के अकॉर्डिंग हो जाता। और ये इसमें हमारा जो सेंटेंस लिखा गया है ये भविष्य के हिसाब से दो क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। यदि सुरभि कहेगी तो शेफाली गाएगी, यानी यहाँ संकेत होता है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है। और लास्ट में हमारा इच्छावाचक वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य यानी ऐसे वाक्य जिसमें इच्छा करने या दूसरों के प्रति आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है, उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। और इस तरह के शब्दों को हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। और इसमें काश शब्द का प्रयोग होता है। और इसमें जो सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको जन्मदिन की बधाई हो, आपको जन्मदिन की बधाई हो, तो ये हमारे इच्छा वाले वाक्य हो गए हैं। और इस तरह के वाक्य हम आसानी से पहचान सकते हैं, चाहे संकेत वाले वाक्य हैं, चाहे हमारे इच्छा वाले वाक्य हैं या हमारे। अब हमारा जो रूपाली वाला सेंटेंस है, पहले हम संकेत में बदलेंगे कि यदि रूपाली करनाल में रहती तो मैं भी मिल लेता। यदि रूपाली करनाल में रहती तो मैं भी मिल लेता, तो ये तो हमारा संकेत में बदल जाता। और हम इच्छा के रूप में इस वाले सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, काश रूपाली करनाल में ही रहती, काश रूपाली करनाल में ही रहती। तो इस प्रकार ये अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार के सेंटेंस हैं जिन्हें हम आसानी से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, और इनको देखते ही तुरंत ये सारे वाक्य आप अपनी पहचान आपके सामने प्रकट कर सकते हैं। तो बेटा अब हम आगे एक ही सेंटेंस को इन 8 प्रकार के सेंटेंसों में बदलने का प्रयास करेंगे। आपको ध्यान से देखना है और समझना है ताकि आप भी इन सेंटेंस को, एक ही सेंटेंस को इन 8 प्रकार के सेंटेंस में बदल सके। अब हमारे पास है अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन। और पहला हमने सेंटेंस लिया है विधानवाचक। विधानवाचक यानी हमारा कथनात्मक वाक्य जो इस प्रकार है, गोपीचंद पत्रिका पढ़ रहा है। पहला हमारा कथन वाचक जो वाक्य है या जिसे विधानवाचक कहते हैं वो हमने लिया है, गोपीचंद पत्रिका पढ़ रहा है। उसके बाद हमने इसको निषेध में बदल दिया है कि गोपीचंद पत्रिका नहीं पढ़ रहा है, गोपीचंद पत्रिका नहीं पढ़ रहा है। फिर है विस्मयादिवाचक वाक्य, तो इसको भी देखिए, हमने वो का वो तरीका रखा है, वाह और साइन लगा दिया, गोपीचंद पत्रिका पढ़ रहा है। हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है, सिंपल इसकी पहचान लिए हुए जो शब्द है उनको इनके साथ में लिख दिया और साइन लगा दिए, तो ये वाक्य आराम से इधर से उधर परिवर्तित हो रहा है। फिर देखिए हमने संदेह लगा दिया, संदेहवाचक लिखा है तो संदेह में हमने क्या लगाया, शायद, शायद गोपीचंद पत्रिका पढ़ रहा है, शायद गोपीचंद पत्रिका पढ़ रहा है। उसके बाद है हमारा आज्ञावाचक। तो ये तो बहुत आसानी से बनने वाला है क्योंकि आपको तो अब तक समझ में आ गया होगा। आज्ञावाचक तुरंत बोलिए, गोपीचंद पत्रिका पढ़ो, गोपीचंद पत्रिका पढ़ो। उसके बाद है हमारा संकेत। संकेतवाचक यानी जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है, यानी जिसमें 2 क्रिया होती है। तो आसानी से देखते ही पहचान लेते हैं। यदि हेमचंद कहता तो गोपीचंद पत्रिका पढ़ता, यदि हेमचंद कहता तो गोपीचंद पत्रिका पढ़ लेता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कहना एक क्रिया होती
और दूसरी क्या है, पढ़ना, दूसरी क्रिया हो जाती है। तो यहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। फिर हमारे पास है इच्छावाचक। इच्छा में हमने क्या लगाया, काश। काश गोपी चंद पत्रिका पढ़ता। काश गोपी चंद पत्रिका पढ़ता। बहुत आसान है पहचानना। इसको हम विस्मय आदि बोधक में भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसका साइन जो लगा हुआ है, और काश लगाने से ये इच्छा में भी परिवर्तित हो गया है। यानी एक वाक्य दो जगह भी जा सकता है। तो ये परिवर्तित रूप आप देखिए और समझिए। और लास्ट में हमारे पास है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य तो आसानी से हम बना सकते हैं, और वो बनाना है। लास्ट में हमारे पास है प्रश्नवाचक वाक्य, और प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान क्या है बेटा, साइन है इसकी। और आगे हमने क्या लगाया, क्या शब्द लगाया, यानी ककार से बनने वाले शब्द है वो प्रश्नवाचक की पहचान होते हैं। तो यहाँ हमने लगा दिया सिर्फ क्या शब्द, क्या गोपी चंद पत्रिका पढ़ रहा है। तो ये क्या और ये साइन लगते ही तुरंत हमारा सेंटेंस किस में बदल जाता है, प्रश्नवाचक में। तो बेटा इस प्रकार आप भी कोई भी सेंटेंस सिंपल जो कथनवाचक यानी सरल वाचक वाक्य है उनको उठाइए और उनको पूरे 8 प्रकार में आसानी से बदल सकते हैं। और इस तरह के वाक्यों को हम आसानी से अर्थ के साथ में तुरंत समझने की क्षमता भी रखते हैं, और ये ज़्यादा जटिल भी नहीं होते हैं और समझ में भी आ जाते हैं।